हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 2 फ्रॉम टेट टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिश पावर, इसके क्वेश्चंस आंसर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, मैच द फॉलोइंग है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए हम इसके आंसर को देखते हैं। मीन इसका जो सही क्रम है कि कौन किससे मैच करेगा, किससे मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम जानते हैं बच्चों, जो यहाँ पे दीवानी है उस वो क्या होता है, राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। मतलब जो लैंड रेवेन्यू होता है, जो कर होता है, उसको कलेक्ट करने के लिए जो राइट होता है उसको किसके पास होता है, राइट दीवानी के पास होता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो हमारा टाइगर ऑफ मैसूर है वो किससे मैच करेगा, टीपू सुल्तान से। जैसा कि हम जानते हैं टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। उसके बाद क्या है बच्चों, हमारा थर्ड है फौजदारी अदालत। तो फौजदारी अदालत को किससे मैच होगा, क्रिमिनल कोर्ट से मैच होगा। और उसके बाद रानी चन्नम्मा है वो किससे मैच होगा, यहाँ पे लेड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन कितौर। मतलब यहाँ बच्चों यहाँ पे आपको ये जैसा कि इसके बीच डिस्टेंस आ गई है तो आप इस डिस्टेंस को नहीं लिखेंगे, आपको सीधा सीधा लिख देना लेड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन कितौर। तो इसमें ये जो रानी चन्नम्मा है इससे मैच होगा। और लास्ट वाला जो हमारा क्या है, सिपाही। तो जैसा कि हम जानते हैं सिपाही किससे मैच होगा, सिपाही से। तो इस तरह से बच्चों हम इसका मिलान कर लेंगे। उसके बाद हम आएंगे अपने सेकंड क्वेश्चन पे। कौन सा है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स, जो है फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए देखते हैं। जैसे हमारा बच्चों यहाँ पे क्या है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे ऑप्शन ब्लैंक्स दिया गया है। तो चलिए बच्चों हम इसको डायरेक्ट इसके आंसर के साथ देख लेते हैं कि इसमें क्या फिल होगा। जैसा कि यहाँ पे आंसर मैंने दिखाया है, लिखा है। तो जैसे द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बिगिन विद द बैटल ऑफ प्लासी। मतलब जो ब्रिटिश जो थे वो प्लासी का जो युद्ध हुआ था उस जो कहाँ पर हुआ था, बंगाल के उसके साथ उन्होंने क्या किया, कब्ज़ा करना शुरू किया। और उसके बाद क्या है, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर्स ऑफ मैसूर। तो हैदर अली, जैसा कि हम जानते हैं हैदर अली और जो उनके बेटे थे, उसका जो पुत्र था वो कहाँ का सुल्तान था, कहाँ के रूलर्स थे दोनों, मैसूर के। उसके बाद क्या है बच्चों, डलहौजी इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मतलब जो डलहौजी था उसने क्या किया था, लैप्स की जो डॉक्ट्रिन थी उसको इम्प्लीमेंट किया था, उसको उसको मतलब चलाया था, कह सकते हैं। उसके बाद मराठा किंगडम्स वर लोकेटेड मेनली इन द, कहाँ पे जो मराठा किंगडम है वो मेनली कहाँ पर लोकेटेड है, इंडिया के साउथ वेस्टर्न पार्ट में। तो इस तरह से बच्चों ये फिल होगा। और उसके बाद हमारा क्या है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। मतलब ट्रू और फॉल्स बताना है। तो इसी तरह जैसे कि हमने देखा है तो आंसर को ही हम डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्या है, द मुग़ल एम्पायर बिकम स्ट्रॉन्गर इन द 18th सेंचुरी। मतलब जो मुग़ल एम्पायर थी वो 18th सेंचुरी में क्या हो गई, स्ट्रॉन्गर हो गई। तो यहाँ पे बच्चों जैसा कि हम जानते हैं 18th सेंचुरी का जो पीरियड होता है वो कब से कब तक माना जाता है, 1701 से जो 1700 कह सकते हैं टू जो 1800 के जो बीच का पीरियड होता है वो क्या कहलाता है, 18th सेंचुरी कहलाता है। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं जो मुग़ल एम्पायर थी, जैसा कि जो बाबर था वो उसने क्या किया था 1526 ईस्वी में 1526 जो ईस्वी में बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था, डिफीट किया था। तो इस तरह से, और ये जो हमारी अगर हम कहें सेंचुरी थी, और इसके बाद जो बाबर का बेटा था हुमायूं और फिर अकबर, इस तरह से जो मुग़ल एम्पायर थी उसी के साथ बढ़ती चली गई। तो यहाँ पे जैसा कि हमने डिस्कस किया, मैंने देखा है कि जो 18th सेंचुरी होती है 1701 टू 1800 इसके बीच आती है। और यहाँ पे जो 1501 तो मतलब ये जो 16th सेंचुरी है। तो कह सकते हैं कि 16th और 17th सेंचुरी, इस तरह से इसके बीच जो 16th सेंचुरी के बाद जो मुग़ल एम्पायर थी वो स्ट्रॉन्गर होती चली गई। उसके बाद बच्चों हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है तो इस तरह से ये जो फॉल्स है।
और फिर चलिए देखते हैं सेकंड को, जैसे क्या है, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेडेड विथ इंडिया। तो जैसा कि हम जानते हैं बहुत सी कंपनी आई है, सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी नहीं थी, बल्कि पुर्तगाल से भी, फ्रांस से, मतलब बहुत सी कंपनियां आई हैं जो इंडिया के साथ ट्रेड की थी। तो ये हमारा जो ऑप्शन बी है वो क्या है, फॉल्स है। उसके बाद बच्चों हमारा जो थर्ड है क्या है, महाराजा रंजीत सिंह वाज द रूलर ऑफ पंजाब। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो महाराजा रंजीत सिंह थे वो पंजाब के ही रूलर थे। और उसके बाद जो लास्ट है हमारा क्या, द ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज इन द टेरिटरी दे कंक्योर्ड। मतलब उसमें जिसको उन्होंने कंक्योर्ड किया, जिस पर उन्होंने कब्ज़ा किया, उस टेरिटरीज़ को क्या कि उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो चेंज था उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो ये हमारा, जैसा कि हम जानते हैं उन्होंने क्या किया था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थे, अब बहुत से बदलाव कर दिए। मतलब जो भी हिस्से, जो भी टेरिटरीज़ उन्होंने जीता उसमें बहुत से बदलाव कर दिए थे। तो यहाँ पे जो नॉट लगा है इसकी वजह से ये जो हमारा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स है। तो मतलब उन्होंने चेंजेस किए थे। उसके बाद बच्चों हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया। मतलब वो क्या चीज़ थी जिसने इंडिया को, इंडिया में यूरोपियन ट्रेडिंग को क्या किया, अट्रैक्ट किया। जो यूरोपियन कंपनीज़ थी, ट्रेडिंग कंपनीज़ थी, उनको अट्रैक्ट किया। तो चलिए बच्चों इसके आंसर को देखते हैं कि जैसे यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ वर लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स फ्रॉम विच दे कुड बाई गुड्स एट अ चीप प्राइस एंड कैरी देम बैक टू द यूरोप टू सेट ऑल द हायर प्राइसेस। मतलब जो यूरोपियन कंपनीज़ थी, जो ट्रेडिंग कंपनीज़ थी, वो चाहती थी, वो किसी ऐसी ज़मीन के तलाश में थी, खोज में थी, जहाँ से वो चीज़ों को चीप प्राइस सस्ते दामों पर ख़रीद सकें और उसे हायर प्राइसेस में यूरोप ले जाकर बेच सकें। उसके बाद द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। मतलब जो कॉटन और सिल्क की फाइन क्वालिटीज़ मिलती थी उसका यूरोप में एक बड़ा सा मार्केट था। तो और क्या था, स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स, कार्डामम एंड सिनेमन टू वर इन ग्रेट डिमांड। मतलब ये सब जो स्पाइसेस थे, जो मसाले थे, जैसे पेपर, क्लोव्स, इस तरह से जो मसाले थे, जैसा कि हम जानते हैं इंडिया का जो मसाला है, स्पाइसेस, वो बहुत फेमस है। तो ये सब जो था वो भी यूरोपियन जो ट्रेडिंग कंपनीज़ थी उसको अट्रैक्ट किया। और उसके बाद दीज वर द रीज़न दैट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ टू इंडिया। मतलब यही वो रीजन्स थे, ये सभी वो रीजन्स थे जिसने इंडिया में जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ थी उसको क्या किया, अट्रैक्ट किया। उसके बाद बच्चों हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट वर द एरियाज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब जो बंगाल नवाब्स थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मतभेद हुआ, उसके एरिया कौन कौन से थे, इसके बारे में हमें बताना है। तो चलिए बच्चों इसके आंसर को देखते हैं। जैसे आफ्टर द फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री वाज सेटअप इन 1651। तो बच्चों आपको ये डेट याद रखनी है कि जो फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री कब 1651 में सेटअप होने के बाद, और वो कहाँ पे सेटअप हुई थी, ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली ईस्ट। मतलब जो रिवर हुगली थी उसके किनारे पर सेटअप हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड अलाउइंग मोर ऑफ इट्स मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू विजिट एंड सेटल डाउन एट द सिटी ऑफ बंगाल। जैसे कि हम जानते हैं जो हुगली रिवर है, जो हावड़ा रिवर है, हावड़ा पुल पर, इस तरह से जो नदी है वहीं के आसपास जो हुगली रिवर है उसके किनारे ज़मीन जो ब्रिटिश फैक्ट्री है वो सेटअप हुई। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या करने लगी, कंपनी स्टार्टेड अलाउइंग मोर ऑफ इट्स मर्चेंट, जो इसके ज़्यादा से ज़्यादा जो मर्चेंट्स थे और जो ट्रेडर्स थे, टू विजिट, मतलब वहाँ पे जाने के लिए, एंड सेटल डाउन टू एट द सिटी ऑफ बंगाल। और बंगाल की जो सिटी थी वहाँ पे सेटल करने के लिए उनको स्टार्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद द रीजन्स दैट कॉजेज द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन बंगाल नवाब्स एंड ईस्ट इंडिया कंपनीज वर। मतलब वो रीजन्स जिसकी वजह से बंगाल्स के नवाब्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके जो रीजन्स थे वो सामने में जो लिखे हुए थे, निम्नलिखित थे।
कौन कौन से, जैसे हमारा फर्स्ट रीज़न क्या था, नवाब्स डिनाइड कंसेशन टू ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन मेनी ओकेजन, मतलब जो नवाब्स थे बहुत से ओकेजन्स पर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो कंसेशंस होता था उसको क्या कर दिए थे, डिनाइड कर दिए थे, आई मीन मना कर दिए थे। और उसके बाद नवाब्स आल्सो डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फ्रॉम द कंपनी, मतलब जो नवाब्स थे वो कंपनी से बहुत बड़े आई मीन काफ़ी जो ट्रिब्यूट्स थे आई मीन जो शुल्क थे उसके लिए भी उन्होंने डिमांड किया। और उसके बाद द कंपनी डिनाइड पेइंग टैक्सेस, मतलब जो कंपनी थी उसने क्या किया, टैक्स को पे करने के लिए डिनाइड कर दिया, आई मीन जो ट्रिब्यूट्स या फिर शुल्क या फिर टैक्स कह सकते हैं, जो भी उन्होंने नवाब्स ने डिमांड किया जिसकी, उसको कंपनी ने क्या कर दिया, उसको अदा करने से के लिए या फिर पे करने के लिए मना कर दिया। उसके बाद द कंपनी ऑफिशियल्स रोट इंसल्टिंग लेटर टू द नवाब, और जो कंपनी का ऑफिशियल था उसने क्या किया, नवाब्स के लिए जो इंसल्टिंग लेटर्स को लिखा। इस तरह से ये जो रीज़न्स थे जिसकी वजह से नवाब्स और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ। और उसके बाद बच्चों हमारा जो 6th क्वेश्चन है, हाउ डिड द एजम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब जो दीवानी का एजम्पशन था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह से बेनिफिट किया, मतलब किस तरह से फ़ायदा पहुंचाया। तो चलिए देखते हैं बच्चों। दीवानी राइट्स आर द राइट्स दैट द ब्रिटिश रिक्वायर्ड टू कलेक्ट देयर ओन रेवेन्यूज़, मतलब जो दीवानी का राइट्स था क्या था, आर द राइट्स, मतलब वो राइट्स था दैट द ब्रिटिश एक्वायर्ड टू कलेक्ट देयर ओन, मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपने खुद के रेवेन्यूज़ को कलेक्ट करने के लिए चाहते हैं, एंड हैव द अथॉरिटी, मतलब उनको ऐसा करना चाहिए और उनके पास अथॉरिटी थी, एंड हैव द अथॉरिटी टू डिसाइड ऑन सिविल केसेस, और उनके पास भी अथॉरिटी है कि वो सिविल केसेस को क्या कर सकें, डिसाइड कर सकें। और उसके बाद दिस राइट बेनिफिटेड ईस्ट इंडिया कंपनी इन सेवरल वेज, मतलब ये जो राइट्स थे क्या थे कि ब्रिटिशर्स के साथ के पास भी अपने खुद के रेवेन्यूज़ को कलेक्ट करने का अधिकार है और उन्हें भी सिविल केसेस में दखल अंदाजी करने की अथॉरिटी है। तो ये से जो राइट्स दीवानी ने उसको पेश किए दिए, तो ये जो राइट्स थे, दिस राइट्स बेनिफिट ईस्ट इंडिया कंपनी इन सेवरल वेज, मतलब बहुत तरीके से उनकी हेल्प की ये जो राइट्स थे। जैसे इट अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल, मतलब इसने क्या किया, बंगाल के जो रिसोर्सेज के बहुत बड़े आई मीन बहुत ज़्यादा रेवेन्यू को यूज़ करने के लिए कंपनी को क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। और उसके बाद द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन द ट्रेड स्टार्टेड, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था आई मीन खुद का, जैसा कि मोनोपोली जानते हैं कि मतलब खुद के अपने दम पर अपने तरीके से आई मीन जो मोनोपोली करते थे, आई मीन उस अपनी सोच के अनुसार वो जो करना चाहते थे वो करना इस स्टेट के आई मीन इस स्टेट से वो शुरू हो गया, ये जो अथॉरिटी दी गई उससे वो शुरू हो गया। और उसके बाद रेवेन्यू ऑफ बंगाल वाज यूज्ड टू एक्सपोर्ट इंडियन गुड्स आउट ऑफ द कंट्री, और जो बंगाल का रेवेन्यू था उसे कंट्री के बाहर, जैसे कि हम जानते हैं जो ब्रिटिशर्स थे आई मीन यूरोप में भेजना, तो जो बंगाल का रेवेन्यू था उसे कंट्री के बाहर जो इंडियन गुड्स को एक्सपोर्ट करना शुरू हो गया, आई मीन अभी वो करने लगे इसकी वजह से, किसकी जो मतलब जो दीवानी ने उनको एग्जम्पशन दिए थे। उसके बाद बच्चों हमारा जो 7th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, मतलब जो सब्सिडियरी अलायंस था आई मीन समझौता था, आई मीन जो सहायक संबंधी समझौता था। वैसे यहाँ पे सब्सिडियरी मतलब क्या होता है बच्चों, सहायक संधि, और अलायंस मतलब जो संधि कह सकते हैं या फिर समझौता कह सकते हैं। तो जो सहायक संबंधी समझौता था या फिर संधि थी उसको एक्सप्लेन करो। जैसा कि हम जानते हैं ये कौन यूज़ करता था, ब्रिटिशर्स मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए देखते हैं। द सिस्टम ऑफ द सब्सिडी अलायंस मेड इंडियंस रूलर्स
let go of their armed forces and come under the protection of ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब जो सबसिडियरी अलायंस का जो सिस्टम था उसमें क्या हुआ कि जो इंडियन रूलर्स थे उन्होंने क्या किया, अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए ब्रिटिशर्स की हेल्प लेना शुरू कर दिया। इस तरह से वो हेल्प लिए। और द फॉलोइंग चेंजेस अकर्ड व्हेन द सिस्टम केम इनटू बीइंग। और जो फॉलोइंग चेंजेस आए जब ये सिस्टम आया तो इसकी वजह से फॉलोइंग चेंजेस आए, जैसे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द गार्जियन ऑफ द टेरिटरीज। मतलब जो जैसा कि जानते हैं कि जो इंडियन रूलर्स थे वो किसकी हेल्प लेने लगे थे, खुद की दूसरे से लड़ने के लिए इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प लेते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी उनसे हेल्प करती थी। तो ये हेल्पर हो गए और ये मदद करते थे आर्म्ड के साथ, अपनी सेना के साथ। तो इस तरह से अंत में क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो इंडियन रूलर्स को खुद को आपस में लड़ाकर वो खुद पावर में आ गई थी। इस तरह से सीधा सीधा इसका मतलब ये है। चलिए देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम द गार्जियन ऑफ द टेरिटरीज। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो टेरिटरीज की जो क्षेत्र थे उसकी गार्जियन हो गई। दैट इट टुक अंडर द अलायंस। मतलब जो भी इसके अलायंस में आया, जैसा कि जानते हैं कि जो भी इसके अलायंस में आया था, जो इस संधि के समझौते में, वो उसकी गार्डियंस हो गई थी। और उसके बाद एन इंग्लिश रेजिडेंट हु सर्व्ड एज द EIC's personnel was appointed in the territory to keep a check on the ruler। मतलब जो एक EIC's को सर्व्ड किया गया, एक उसको रेजिडेंट बनाया गया जो समय समय पर क्या करते थे, रूलर को चेक करते थे, मतलब उन पर नज़र रखे रहते थे। उसके बाद द इंडियन रूलर्स वर asked not to allow any other European companies to trade with them and enter their territory। मतलब जो इंडियन रूल्स था, इंडियन रूल्स वर आज मतलब जो इंडियन का रूल्स था उनसे किसी दूसरी यूरोपियन कंपनी से ट्रेड ना करने के लिए उन टेरिटरीज को क्या किया गया, अलाउ किया। मतलब उन्होंने कहा कि आप किसी और दूसरी जो यूरोपियन कंपनीज़ हैं उसके साथ आप ट्रेड नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये अलायंस में समझौता हुआ था। और उसके बाद इंडियन रूलर्स वर टोल्ड टू पे फॉर सब्सिडियरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द EIC। मतलब जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया जो EIC के जो फोर्सेस थी, आर्म्ड फोर्सेस थी, उसको इंडियन जो रूलर्स थे उन्हें पे करने के लिए सब्सिडियरी को सहायक समझौता में जो सहायता उन्होंने दी उसके बदले उन्हें पे करने के लिए कहा गया। और उसके बाद disobeying which led to that part of the territory being forfeited by the company। मतलब मान लो कोई उसको डिसोबे करता था तो कंपनी को उसको हर जाने के रूप में, मतलब जुर्माने के रूप में उस टेरिटरी को का कुछ हिस्सा देना पड़ता था। मतलब मान लो कोई उसको सब्सिडी के रूप में आर्म्ड फोर्सेस को पे नहीं करता था, मतलब पैसा वैसा नहीं देता था, तो कंपनी को हर जाने के रूप में उनकी टेरिटरी जो होती थी, उनके क्षेत्र का हिस्सा को जो हिस्सा होता था उसको हर जाने के तौर पे देना पड़ता था। तो ये सब जो रीज़न थे बच्चों सब्सिडियरी अलायंस के अंदर आते थे। मतलब जो इंडियंस लोग एक दूसरे से लड़ने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प लेते थे। उसके बाद बच्चों हमारा जो 8th क्वेश्चन है, वैसे ये डार्क नहीं हुआ तो आप चलिए देखते हैं इसे। यहाँ पे बच्चों क्या है, इन व्हाट वे वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडियन रूलर्स। मतलब किस तरह से जो इंडियंस रूलर्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन था और जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन था, दोनों किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट थे, डिफरेंट थे, अलग थे। तो चलिए बच्चों इसके आंसर को देखते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे जो आंसर है आपको कैसे लिखना है ये समझिए। पहले जैसे कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, वैसे यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं तो आपको एक साइड में कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब यहाँ तक लिखना है और दूसरी साइड में इस तरह से लाइन खींचनी है। और ये जो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके बीच में बहुत सा गैप हो गया है, तो ये गैप बच्चों गलती से हुआ है। जब उसको PDF में मैंने बनाया तो थोड़ा इधर उधर हो गया। तो आपको कैसे लिखना है ये समझिए। जो इंडियन रूलर्स, आपको एक साइड कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन लिखना और दूसरी साइड में क्या लिखना है, इंडियन रूलर्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये और ये वाला और ये वाला आपको दोनों इस साइड में लिखने हैं। तो इस तरह से आपको ये लिखना है। अब यहाँ पे जैसे उसके आगे क्या हुआ है बच्चों, जैसे यहाँ पे CA मतलब कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ पे IRA मतलब इंडियन रूलर्स एडमिनिस्ट्रेशन।
तो आपको पॉइंट के रूप में लिखना है। जैसे आप सबसे पहले यहाँ पे कंपनी का लिखेंगे इस साइड में, लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में आप किसका लिख देंगे, जो IRA मतलब कि इंडियन रूलर्स एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरह से बच्चों आपको इसको लिखना है अपनी नोटबुक पे। तो चलिए बच्चों इसको देखते हैं। जैसे हमारा अगर हम कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कंपनी डिवाइडेड द टेरिटरीज इनटू प्रेसिडेंसीज, मतलब जो कंपनी थी बच्चों उसने जो टेरिटरीज थी उसको प्रेसिडेंसीज में डिवाइड कर दिया था। और उसके बाद इंडियन रूलर्स एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इंडियन रूलर्स डिवाइडेड द टेरिटरीज इनटू डिस्ट्रिक्ट, परगना, तहसील एंड परिषद। तो जैसा कि हम जानते हैं इंडियन रूलर्स ने जो उनके टेरिटरीज थे, जो उनके क्षेत्र थे, उसको डिस्ट्रिक्ट, परगना, तहसील और परिषद में डिवाइड किया था। और उसके बाद बच्चों फिर आपको सेकेंड वाले में क्या करना है, फिर आना है CA मतलब कि कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे आना है। और फिर जो सेकेंड पॉइंट इस तरह से डालकर उसके बाद लिखना है क्या है, गवर्नर रूल्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, मतलब जो गवर्नर होते थे कंपनी के वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को रूल्ड करते थे, मतलब उस पर शासन कौन करता था, गवर्नर करता था। किस में लिखेंगे हम, कंपनी में लिखेंगे। और उसके बाद IRA में मतलब इंडियन रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करेंगे, ज़मींदार आर पेजेंट्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर यूनिट्स, मतलब वहाँ पे ज़मींदार होते थे या फिर पेजेंट्स होते थे जो अपनी अपनी यूनिट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। उसके बाद बच्चों CA में कंपनी में क्या लिखेंगे, गवर्नर जनरल वाज द हेड ऑफ द स्टेट। वहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि स्टेट का हेड कौन होता था, गवर्नर जनरल होता था। और अगर हम इंडियन रूलर्स एडमिनिस्ट्रेशन में बात करें तो वहाँ पे जो किंग होते थे और नवाब होते थे वाज द हेड ऑफ द स्टेट, वो स्टेट के हेड होते थे, मतलब उन पर उनका शासन होता था। और उसके बाद बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे कंपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे द इंट्रोडक्शन ऑफ सेवरल एक्ट्स, मतलब जो कंपनी ने कुछ एक्ट्स का इंट्रोडक्शन किया, जिसमें क्या था, जैसे इसमें जो पहला था कौन सा, रेगुलेटिंग एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट्स, और उसके बाद माउंटेड क्लेम्स फॉर रिफॉर्म्स। मतलब ये जो 3 एक्ट थे उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। और उसके बाद अगर हम IRA मतलब इंडियन रूलर्स की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, इंडियन रूलर्स ब्रॉट नो सच एक्ट्स, मतलब जो इंडियन रूलर्स थे इस तरह का कोई एक्ट नहीं लेकर आए, बट यूज्ड टू रूल विद देयर फरमान्स, मतलब लेकिन जो इंडियन रूलर्स थे वो अपने फरमान्स थे, मतलब जैसा कि वो फरमान जारी कर देते थे उस पर वो रूल करते थे, उसी के तहत वो शासन करते थे। उसके बाद बच्चों हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द चेंजेस दैट अकर्ड इन द कंपोजिशन ऑफ कंपनीज आर्मी, मतलब उस चेंजेस को डिस्क्राइब करो जो कंपनीज की आर्मी के जो कंपोजिशन था उसमें अकर्ड हुआ, हुआ। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं बच्चों। द आर्मी ऑफ EIC वाज नोन एज सिपाही आर्मी, मतलब जो EIC की जो आर्मी थी वो किसके नाम से जानी जाती थी, सिपाही आर्मी के नाम से जानी जाती थी। द मेन पार्टिसिपेंट्स ऑफ द आर्मी वर द peasants ऑफ इंडिया ट्रेंड बाय द EIC टू बिकम प्रोफेशनल सोल्जर्स, और इसके जो मेन पार्टिसिपेंट्स थे, जो हिस्सा लेने वाले थे आर्मी में, वो कौन थे, इंडिया के पीजेंट्स थे, इंडिया के किसान थे। और क्या हुआ, जो क्या हो गए, EIC की ट्रेनिंग के द्वारा वो प्रोफेशनल सोल्जर्स हो गए। तो वहाँ पे अगर हम बात करें, देखें तो जो मेन पार्टिसिपेशन जो उसमें हिस्सेदार कौन थे, उसमें शामिल कौन था, खुद इंडियंस ही थे। उसके बाद बच्चों द मेजर चेंज इन द EIC आर्मी वाज द डोमिनेशन ऑफ इन्फेंट्री ओवर cavalry with the introduction of muskets, matchlocks to guard them, मतलब जो मेजर चेंज था वो EIC आर्मी में वो क्या था, इन्फेंट्री का, जो पैदल सेना थी। इन्फेंट्री मीन्स क्या होता है बच्चों, पैदल सेना। तो जो इन्फेंट्री था उसका कैवलरी मतलब क्या होता है बच्चों, जो जो घुड़सवार होते हैं, घुड़सवारी वाले, जो ऐसी सेना जो किस पर हो, घोड़े पर हो, उसको कैवलरी बोलते हैं। तो जो इन्फेंट्री पैदल सेना का
घुड़सवार वाली जो सेना थी उसके ऊपर डोमिनेशन था। अब वो जो डोमिनेशन आई मीन जो पैदल वाले सेना थी उसका कैवलरी के ऊपर आई मीन डोमिनेशन किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, ये समझने की कोशिश करें। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मस्केट्स, मतलब जो बंदूक है या फिर मैचलॉक्स, दोनों की वैसे सेम मीनिंग होती है, जो पुरानी फॉर्म होती है उसको मैचलॉक्स बोलते हैं। तो जो बंदूक थी, गन थी, बंदूक थी, उसका आई मीन टू गार्ड देम, मतलब उन्हें गार्ड करने के लिए इसका उनकी प्रोटेक्शन कह सकते हैं। उनकी प्रोटेक्शन मतलब उनके द्वारा जो इन्फेंट्री थी उसके द्वारा जो मस्केट यूज़ होती थी और मैचलॉक्स यूज़ होती थी उसका इंट्रोडक्शन था। इसीलिए जो इन्फेंट्री थे आई मीन जो पैदल वाले थे वो भी घुड़सवार पे भारी हो रहे थे, जैसा कि जानते हैं कि बंदूक के आगे कौन टिकेगा। तो इस तरह से जो इन्फेंट्री थी वो कावलरी पर डोमिनेशन कर रही थी। उसके बाद द कंपनी ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर, और जो कंपनी थी उसने यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर को भी इंट्रोड्यूस किया। वेयर सोल्जर्स वर गिवन यूरोपियन ट्रेनिंग थ्रू ड्रिल्स एंड अदर एक्सरसाइजेस, मतलब जहाँ पे जो सोल्जर्स होते थे उन्हें यूरोपियन ट्रेनिंग दी जाती थी। कैसे दी जाती थी? थ्रू ड्रिल्स, आई मीन कह सकते हैं प्रशिक्षण से। ड्रिल्स में क्या होता है? प्रशिक्षण। और जो दूसरी एक्सरसाइजेस होती थी उससे क्या दी जाती थी? यूरोपियन ट्रेनिंग दी जाती थी। तो इस तरह से बच्चों आप कि जो एनसीईआरटी बुक के जितने भी क्वेश्चंस थे वो यहाँ से कंप्लीट हुए। होप आपको बच्चों इनके आंसर अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।